दामिनी जी को भूलने की बीमारी थी। वह हर बात भूल जाती थी। ऐसा नहीं था कि वह हमेशा से ऐसी थी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से उनकी हालत ऐसी ही हो गई है। वह अकेले रहने के कारण एकदम से बेसुध हो गईं। उन्हें अपना होश ही नहीं रहता। उनके बेटे और बहू तो शहर में रहते थे। जब पिता की मृत्यु हुई तब कुछ दिनों के लिए आए, सारे क्रियाक्रम खत्म करके चले गए। उन्हें अपनी माँ से कुछ भी मतलब नहीं था। बेटा अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन पत्नी के कारण वह उन्हें साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि ईशा नहीं चाहती थी कि उसकी सास उनके साथ रहे। अगर उसकी सास उसके साथ रहती तो उसकी तो आज़ादी ही छिन जाती, लेकिन तभी उसे मजबूर होकर अपनी माँ को अपने साथ रखना पड़ रहा था, क्योंकि नाते रिश्तेदार सभी कहने लगे थे, कैसा बेटा है, बहू है जो बूढ़ी माँ को अपने साथ भी नहीं रख सकता। अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से पिताजी के नाम की रट लगाए हुए हैं। पूछ रही हैं बाबूजी क्यों नहीं आए अभी तक, उनकी दवाई का समय हो गया है। राहुल की पत्नी ईशा चिल्लाते हुए बोली, ईशा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? फिर मेरे सर पर क्यों मढ़ दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान हो गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक राहुल के माँ पिताजी अपने गांव में रहते थे। राहुल की पत्नी ईशा को ना तो माँ पिता जी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। इसलिए दोनों बेटा बहू अपने बच्चे के साथ उनसे अलग शहर में रहने आ गए। पत्नी के सामने बेटे की एक नहीं चलती थी। गांव में ही रहकर पिताजी खेती किया करते थे और दामिनी भी राजेश जी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद किया करते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन राजेश जी रोजाना की तरह खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। वहीं अचानक कहीं से सांप ने आकर काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा दामिनी जी बर्दाश्त नहीं कर पाईं। दामिनी जी बिल्कुल अकेली रह गई थी और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने दामिनी के बेटे राहुल को फ़ोन करके दामिनी के अकेलेपन के कारण बिगड़ी तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि राहुल की पत्नी ईशा दामिनी जी को अपने पास रखना ही नहीं चाहती थी और उसने राहुल को भी साफ साफ मना कर दिया था दामिनी जी को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए राहुल ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। दामिनी जी के दिमाग के कमजोरी को समझते हुए एक दिन राहुल दामिनी जी को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अगर यह कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना
ही चाहिए। डॉक्टर की दी गई हिदायतें जब राहुल ने अपनी पत्नी को समझाईं तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ, वह सब सुनती हैं, वह समझती हैं, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती हैं। माँ अपने बेटे बहू के पास आ तो गईं, पर बहू के कठोर स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेले थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू ईशा की तो आंखों में दामिनी जी सारा दिन खटकती रहती। ईशा उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी दामिनी जी भूल जाती कि उनके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसा लगता जैसे राजेश जी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भगवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, 1 गिलास ठंडा पानी पिला दो। राजेश जी तो दामिनी जी की दुनिया से तो चले गए, लेकिन दामिनी जी के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई दामिनी बैठी थी। तब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई तो ईशा ने उनके हाथ में झाड़ू दे दी। दामिनी घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में राहुल तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि अपनी माँ को झाड़ू लगाते हुए देखकर बोला, ईशा, तुम्हें पता है ना माँ की हालत का, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम। अरे क्या हुआ है, माँ को अच्छी भली तो हैं, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी तुम्हारी माँ। तुम जाओ दुकान पर, मैं यहाँ संभाल लूँगी। ईशा तेज़ आवाज़ में बोली। राहुल के दिल में माँ के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से दामिनी जी रोज़ की साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो ईशा भी दामिनी जी से घर का कोई न कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी दामिनी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने का दिल करता, लेकिन ईशा अपने बेटे को उनके नज़दीक कभी नहीं जाने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो सास को घूरते हुए ईशा अपने बेटे को उठाकर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती थी और इससे खुश हो जाती थी। एक दिन दामिनी जी का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि दामिनी जी को राहुल ने समझा दिया था कि माँ, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी हो तो ईशा से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन दामिनी बेटे के द्वारा दी गई हिदायत को भी भूल गई। बहू से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, वह दरवाजे के बाहर निकल गई। पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे दामिनी जी भूल गईं कि उसका घर कहाँ है। वह बाहर भटकती इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब वह घर कैसे पहुँचेंगी। डर के मारे रोने लगी। ईशा ने कोई खोज खबर ही न ली अपनी सास की। शाम को जब राहुल घर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे हैं, माँ जी, आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो उसकी माँ ही थी।
राहुल माँ को लेकर घर आ गया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? ईशा, तुम तो देख सकती थी, और माँ के दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर माँ को बाहर? उधर ईशा चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो, अपनी पागल माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ हैं वो मेरी? चिल्लाना है तो अपनी माँ पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जानकर सहम गई। अपने बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो दामिनी की भूलने की आदत के कारण ईशा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता कि उसने खाना खाया या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने एक और चाल भी चल दी। ईशा ने धोखे से सास का अंगूठा लगवाकर गांव वाला मकान भी अपने नाम करवा लिया, और यह बात राहुल को भी पता नहीं लगने दी। ईशा ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी बारी थी। सारी सहेलियां घर पर इकट्ठा हुईं तो उन्होंने सारे घर में धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय समोसे की। ईशा ने अपनी सास को चाय समोसे बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बीमार दामिनी जी उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे ही दामिनी ने चाय और समोसे बनाकर मेज़ पर रख दिए, जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, यह क्या बनाया है ईशा तेरी सास ने? इसके लिए हमें घर पर बुलाया था। दरअसल दामिनी जी की दिमागी हालत खराब होने के कारण उन्होंने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और समोसे में नमक डालना ही भूल गईं। बस फिर क्या था? ईशा सारी सहेलियों के सामने ही दामिनी पर चिल्लाना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर में सारी सहेलियां नाक भौं सिकोड़ कर चली गईं। उधर देखा तो दामिनी जी अपने पोते के साथ लाड़ कर रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दिया आपने। अनाप शनाप बोलते हुए ईशा अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गईं। सास ने गैस भी जलती हुई छोड़ दी थी। तेल धूं धूं करके जल रहा था और साथ में ईशा का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए ईशा अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब राहुल अपनी दुकान पर चला गया तो ईशा दामिनी जी के पास आई और बोली, माँ चलो आज आपको मंदिर में भगवान जी के दर्शन करवाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना? दामिनी जी खुशी खुशी तैयार हो गईं। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना। आखिर इतने दिनों के बाद दामिनी जी किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए वह उसे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के किनारे के एक मंदिर में पहुंचकर ईशा ने वहीं अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर ईशा प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, ईशा लौटकर न आई। बेचारी दामिनी जी भूखी प्यासी वहीं बैठी रहीं। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी ने देखा कि
एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी हैं, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? और बेचारी दामिनी अपना नाम भी नहीं बता पाई। पुजारी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई न आया तो पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल वालों को फ़ोन लगाकर सूचना दी। थोड़ी ही देर हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में सेवा संस्थान में काम करने वाले भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर कर दी थी। रिपोर्टर दामिनी से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा और कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्होंने दामिनी जी की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और उनसे पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को राहुल जब दुकान से घर वापस आया तो हैरान होते हुए बोला, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हैं? अकेले तो कहीं जाने से रही, मुझे क्या पता कहाँ गई हैं तुम्हारी माँ, बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गईं। ईशा नज़र चुराते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी माँ पर? पता नहीं कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर अपने आप को संभालते हुए माँ को ढूंढने निकल पड़ा। दामिनी जी को भूखा प्यासा जानकर सेवा संस्थान के लोगों ने उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती दामिनी जी खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर दामिनी जी का वीडियो देखकर किसी ने आकर दामिनी जी के घर का पता दे दिया। उनको लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और सेवा संस्थान के लोग दिए हुए पते पर पहुँचे तो देखा कि घर में एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, दादी माँ चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। दामिनी जी बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ले लिया और दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन दामिनी जी को देखकर ईशा हैरत में पड़ गई। वह उन्हें नफरत से घूरती जा रही थी। ईशा को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते वह घर वापस नहीं आ पाएंगी। दामिनी जी को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और सेवा संस्थान के लोगों ने ईशा से राहुल का मोबाइल नंबर ले लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में राहुल हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर माँ को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और ईशा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला राहुल को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में ईशा ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वही अपनी सास से छुटकारा अपने लिए उसे मंदिर में छोड़ आई थी। राहुल को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही ईशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ईशा चिल्लाई। हिम्मत तो तुमने अभी देखी कहाँ है? दूसरा थप्पड़ मारते हुए राहुल बोला। तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने माँ पिताजी से अलग रहा। अब जब माँ बीमार है तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया?
उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरी बेचारी माँ की क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही ईशा की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ेगा। कहते हुए राहुल की आँखों से आंसू बहने लगे। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ की ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने ईशा और राहुल दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। राहुल इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है? लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं सेवा संस्थान को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपकी माँ जी का हालचाल जानने आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य थोड़ा रुककर ईशा से बोले, माँ जी को भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वो ये कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर ईशा को तो जैसे जमीन में ही गड़ गई। ईशा ने नजरें उठाकर दामिनी जी की तरफ देखा तो वह अपनी गोद में पोते को बिठाकर उसे कब से दूध पिला रही थी। आज ईशा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। ईशा अपनी सास के पास आई और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया वह गलत था, लेकिन दामिनी जी को तो याद ही नहीं था कि उनकी बहू ने उनके साथ किया क्या है। उन्होंने अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। यह सुनकर ईशा तो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी वह चाहे जो कुछ करे, उनकी सास तो हर बात वैसे ही भूल जाती हैं। वह अपनी सास का बहुत ध्यान रखने लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।